मॉड्यूल 5th के लेज़र सेक्शन में जो टॉपिक अभी डिस्कस होने वाले हैं इस वीडियो में वो है हीलियम नियॉन लेज़र कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रॉपर्टीज एंड सुपीरियरिटी ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र ओवर रूबी लेज़र। सो लेट अस अंडरस्टैंड हीलियम नियॉन लेज़र। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये पहली गैसियस स्टेट के लेज़र है जिसको 1961 में दो अमेरिकन फिजिसिस्ट अली जवान और डब्ल्यू बेनेट ने डेवलप किया हुआ है और ये 4 लेवल लेज़र सिस्टम है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। तो हम एक सिंबॉलिक डायग्राम से समझते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी लेज़र को हम उसके 3 मेन कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, एक्टिव मीडियम, पंपिंग एंड कैविटी रेजोनेटर। तो देखते हैं हीलियम नियॉन लेज़र के लिए ये मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हम एक्टिव मीडियम की बात करते हैं। तो आप नाम से क्लियर है कि हीलियम नियॉन ये दो इनर्ट गैसेज हैं और इनके मिक्सचर को कंसिडर किया गया है और जिसको 10:1 और 7:1 के रेशियो में एक क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर रखा गया है और जिसका जो प्रेशर है 1 टॉर है। 1 टॉर ये 1 मिलीमीटर मरकरी कॉलम की हाइट की इक्वल प्रेशर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस का मिक्सचर है उसको लगभग एक वैक्यूम बना के क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर रखा गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये गैसियस स्टेट है हीलियम और नियॉन के मिक्सचर की, ये एक्टिव मीडियम है। लेकिन हीलियम के एटम्स नियॉन एटम से कोलाइड करके उनको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाते हैं और नियॉन के एटम्स में ही पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस होती है। तो नियॉन के एटम्स एक्टिव मीडियम के लिए एक की रोल प्ले करते हैं। हीलियम जो सेकंड मेन कंपोनेंट है वो है पंपिंग। तो पंपिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है। तो हीलियम नियॉन लेज़र में ये पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड यूज़ करके किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से जब हीलियम एटम एक्साइटेड होते हैं तो वो नियॉन एटम से कोलिजन करते हैं और नियॉन एटम्स को उनके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाते हैं। तो इस टाइप के एक्साइटेशन को एटम एटम कोलिजन भी कहते हैं। तो इस टाइप से हम ये देख रहे हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र में बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सटर्नल पंपिंग यूज़ की जा रही है, लेकिन इंटरनली एटम एटम कोलिजन पंपिंग भी यूज़ हो रही है। अब इसका जो थर्ड मेन कंपोनेंट है वो ऑप्टिकल कैविटी है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑप्टिकल कैविटी हीलियम नियॉन लेज़र में दो मिरर्स का यूज़ करके डेवलप की है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एक एंड है, एक एंड पे जो मिरर यूज़ किया गया है उसको हमने पार्शली रिफ्लेक्टिंग किया हुआ है, जबकि जो सेकेंड एंड है, सेकेंड एंड पे जो मिरर यूज़ किया गया है उसको फुली रिफ्लेक्टिंग बनाया है। ये मिरर सिल्वर से पॉलिश करके डेवलप किए गए हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ऑप्टिकल कैविटी या रेजोनेटर को सिल्वर पॉलिश्ड मिरर कॉम्बिनेशन बना के अचीव किया गया है। तो आइए हीलियम नियॉन लेज़र की वर्किंग को समझते हैं। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना है और इसकी वर्किंग को हम 3 पॉइंट से समझेंगे कि पंपिंग कैसे हो रही है, पॉपुलेशन इन्वर्जन किन लेवल्स के बीच में रहा है और कहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है जिससे कि लेज़र लाइट डेवलप हो रही है। तो हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को कवर करते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंपिंग कैसे हो रही है। तो हमें पता है कि हीलियम नियॉन लेज़र में इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ की जाती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हीलियम एटम से कोलाइड करते हैं, क्योंकि हीलियम संख्या में बहुत ज़्यादा है, 10:1 या 7:1 के रेशियो में रखा है। तो एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन्स का हीलियम से कोलिजन करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन हीलियम से कोलाइड करता है और हीलियम को उसके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाता है। हीलियम की जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं जिनको डायग्राम में हम E3 और E5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों स्टेट्स मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। फॉर्चुनेटली इन स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग नियॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी मेटास्टेबल स्टेट्स ही हैं। तो जब हीलियम अपनी मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचता है तो वो नियॉन के एटम से कोलिजन करता है और नियॉन के एटम्स को ग्राउंड स्टेट से E3 और E5 स्टेट्स में पहुंचा देता है और खुद हीलियम एटम एनर्जी ट्रांसफर करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है।
तो इस तरीके से हीलियम एटम ने नियोन के एटम को कोलिजन के थ्रू एक्साइट करके उसकी एक्साइटेड स्टेट्स E3 और E5 में पहुंचाया है। अब ये इलेक्ट्रॉन के हीलियम से कोलिजन का और हीलियम का नियोन के एटम से कोलिजन करके उसको एनर्जी ट्रांसफर करने का ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और धीरे धीरे नियोन के E3 और E5 लेवल्स में नियोन की एटम्स की संख्या धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि नियोन के ये दोनों लेवल्स E5 और E3 मेटा स्टेबल स्टेट्स हैं और मेटा स्टेबल स्टेट से डायरेक्ट लोअर लेवल में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये देख रहे हैं कि E5 लेवल में नंबर ऑफ एटम्स नीचे के एनर्जी लेवल्स से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह E3 लेवल में भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं नियोन के वो नीचे के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें संख्या उनकी कंपैरिजन में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब E5 और E4 लेवल को कंसीडर कर रहे हैं तो इनके बीच पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल रहा है क्योंकि E4 एक नॉर्मल एनर्जी लेवल है और ये इसमें एटम बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करेगा। तो जब E5 और E2 लेवल के बीच कोई ट्रांजिशन होता है तब उससे एमिशन हो रहा है, लेकिन ये एमिशन विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रहा है। इसकी एमिशन की वेवलेंथ 3.391 माइक्रोन है, तो इसलिए विजिबल रीजन में लाई ना करने की वजह से ये हमारे लिए लेज़र एमिशन का काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि E3 लेवल और E2 लेवल के बीच में भी पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल रहा है। तो E3 लेवल से E2 लेवल में ट्रांजिशन होने पे भी एमिशन हो रहा है, लेकिन ये एमिशन भी विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रहा है और हमारे लिए लेज़र एमिशन में हेल्पफुल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि नियोन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मिलती जा रही है, लेकिन लेज़र एमिशन होने के लिए हमारे लिए जो पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए वो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें मिलेगा जब E5 लेवल से E2 लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगा। तो अब देखते हैं कि जब E5 लेवल से और E2 लेवल के बीच ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि इन लेवल्स के बीच में भी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुका है, क्योंकि E5 मेटा स्टेबल स्टेट में नियोन के एटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, E2 नॉर्मल स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं हैं, तो इन लेवल्स के बीच में भी पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया है। तो जब E5 से E2 लेवल में कोई ट्रांजिशन होगा तो ये ट्रांजिशन कैविटी रेजोनेटर में बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करेगा और जैसे जैसे ये बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करेगा ये E5 लेवल्स से E2 लेवल के बीच में स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस को एक्साइट करेगा और जब ये स्टिमुलेटेड एमिशन होते होते E5 और E2 लेवल के बीच जब फोटॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब ये सारे के सारे स्टिमुलेटेड फोटॉन्स लेज़र लाइट के फॉर्म में हमें मिलेंगे और इसी के लिए हम हीलियम नियॉन लेज़र कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि E5 और E2 लेवल्स के बीच स्टिमुलेटेड एमिशन होने से हमें जो लेज़र एमिशन मिल रहा है वो लेज़र एमिशन विजिबल रीजन में लाई करता है, जिसकी वेवलेंथ आप देख रहे हैं 632.8 नैनोमीटर है, जो विजिबल रीजन के रेड रीजन में लाई करती है। तो इन लेवल्स के बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हीलियम नियॉन लेज़र कहला रहा है। तो E5 से जब E2 लेवल में एटम ट्रांजिशन कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल है तो ये तुरंत ही स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू ग्राउंड लेवल में आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार होती चली जाएगी और E5 और E2 लेवल के बीच के स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें हीलियम नियॉन लेज़र मिलती चली जाएगी। So now let us understand the properties and applications of helium neon laser. तो ये जो लेज़र है वो कंटिन्यूस वेव लेज़र है, लगातार इससे वेव प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, ये एक ऐसी लेज़र है जो लैब एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लेज़र है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 6328 एंगस्ट्रॉम है
और ये जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन के रेड रीजन में लाई करती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हीलियम नियॉन लेज़र का जो कलर है वो रेड कलर जैसा है। इसकी जो आउटपुट पावर है 1 to 50 मिलीवॉट है। तो ये हीलियम और नियॉन लेज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने अपने इस लेज़र के सेक्शन में दो लेज़र की स्टडी की हुई है, रूबी लेज़र एंड हीलियम नियॉन लेज़र। तो रूबी लेज़र जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो एक 3 लेवल लेज़र है जो सॉलिड स्टेट लेज़र है, जबकि हीलियम नियॉन लेज़र गैसेस स्टेट की लेज़र है। तो हमें ये समझना है कि दोनों लेज़र्स में कौन सी लेज़र सुपीरियर है। तो आइए देखते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र जो कि गैसेस स्टेट की लेज़र है, और गैसेस स्टेट में जो क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस हैं एंड जो थर्मल डिस्टॉर्शंस हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, नेग्लिजिबल रहते हैं। तो इसकी वजह से हीलियम नियॉन लेज़र की जो आउटपुट है उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि रूबी लेज़र सॉलिड स्टेट की लेज़र है और सॉलिड स्टेट मटेरियल में क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से रूबी लेज़र की जो आउटपुट है उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी कम रहती है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो रूबी लेज़र के कंपैरिजन में उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी ज़्यादा है। सेकंड हम ये देख रहे हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र कंटिन्यूस लेज़र है। इसकी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में डेवलप हो रही है और कोई एक्सटर्नल कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि रूबी लेज़र पल्स लेज़र है और इसको कूलिंग के लिए एक्सटर्नल कूलिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज ये रूबी रॉड डैमेज हो सकती है। फिर हम ये देख रहे हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है और कंटिन्यूस लेज़र प्रोवाइड करने के लिए लेस पावर रिक्वायर्ड रहती है, जबकि रूबी लेज़र की जो एफिशिएंसी है वो कम है। और दूसरी बात, रूबी लेज़र से लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट रहती है और काफ़ी इनपुट एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है हीट के फॉर्म में। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो हीलियम नियॉन लेज़र है वो रूबी लेज़र से कई मायनों में सुपीरियर है।